Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के पार्ट सेकंड के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन किडनी के बारे में बात करेंगे। यदि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का लीडर होता है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉडी में प्रोटीन, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है अमोनिया के रूप में पाया जाता है। अमोनिया जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्जन जरूरी होता है और ये कन्वर्जन करने का कार्य, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य लीवर द्वारा किया जाता है, जो कि ब्लड से अमोनिया को एब्सॉर्ब करता है और यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह हम बात करेंगे कि किडनी जो है वो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इनको बॉडी से रिमूव करने का कार्य करता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है तो क्या होता है, मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर, फ्लूइड, मिनरल्स, केमिकल्स। इसके अलावा जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये किडनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी के बारे में बात करें तो मेमेलियन किडनी संख्या में 2 होती हैं, जो कि गहरे लाल रंग की, डार्क रेड कलर की होती हैं और बीन शेप स्ट्रक्चर, सेम के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम या जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर स्थित होती है। ये समान स्तर पर नहीं होती हैं। मनुष्य में राइट और की जो किडनी होती है, राइट साइड की जो किडनी होती है, थोड़ा नीचे की ओर होती है, क्योंकि पेट का जो रिक्त स्थान होता है लीवर द्वारा घिरा हुआ होता है। प्रत्येक किडनी जो होती है इसका ऊपरी सतह पर उभरी हुई रचना होती है और आंतरिक भाग जो होता है वो धंसा हुआ होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम की ओर होता है। इस धंसे हुए भाग में एक डिप्रेशन या एक गड्ढा, जिसे हम कहते हैं हाइलस, हाइलस जो होता है वो पाया जाता है, जिससे यूरेटर का ऑरिजिन होता है। और ये यूरेटर पीछे जो होता है मूत्राशय के साथ में पीछे की ओर जुड़ा हुआ होता है। रीनल आर्टरी और वेन जो होती हैं वो हाइलस में से अंदर और बाहर आती हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात की। किडनी की बात करें तो किडनी में 3 मेजर रीजन्स पाए जाते हैं: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स जो होते हैं बेसिकली मेडुला और आउटर कैप्सूल के बीच में स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मेडुला बेसिकली जो होती है मेडुला वाला भाग जो होता है, जिसमें कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। बेसिकली मेन फंक्शनल यूनिट जो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यदि हम फंक्शनल यूनिट की बात करें तो क्या होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है बेसिकली फ्लूइड को फिल्टर करने का, किडनी जो होती है क्या करती है, फिल्टर फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, तो फिल्टरिंग का कार्य करती है। इसके अलावा रीनल पेल्विस जो होती है बेसिकली जो होती है कनेक्ट द किडनी विद द सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम। तो ये जो होती है रीनल पेल्विस वाला भाग जो होता है किडनी को जो होती है सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्प करती है और रेस्ट ऑफ द बॉडी से। यदि हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें
तो हम किडनी को यदि हम ऑब्लिक सेक्शन लें, तिरछा सेक्शन कट करें, तो किडनी के दो भाग दिखाई देते हैं। आउटर पार्ट जो होता है, एक जो बाहर का पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तथा एक इनर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है बेसिकली ग्रैन्युलर या कणिकामय स्ट्रक्चर होता है। इस भाग में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मूत्रजन नलिकाएं जो होती हैं कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, और इसमें माल्पीजियन कैप्सूल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलाई जो होती हैं ये नलिकाओं के मध्य चमकदार रेड या लाल बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। मेडुला जो होता है ये 10 से 15 शंक्वाकार पिंडों के रूप में कॉनिकल मासेस द्वारा निर्मित होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। इसमें क्या होती है, नलिकाएं जो होती हैं जिनमें कि पेल्विस की ओर रेडिएट करती हुई सीधी दिशा में अरेंज होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। पिरामिड जो होते हैं इनके आधार भाग जो होते हैं वो कॉर्टेक्स से संलग्न होते हैं, और इनके एपाइसेस जो होते हैं, शिखर वाला भाग जो होता है, यहाँ पर पैपिली फॉर्म करते हैं, पैपिली बनाते हैं, और ये पैपिली जो होती हैं ये प्याले के आकार की कप शेप चैनल के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैलिसेस। ये कैलिसेस जो होते हैं परस्पर संयुक्त होकर पेल्विस का निर्माण करती हैं, और ये पेल्विस जो कि यूरेटर या जिसे हम कहते हैं मूत्र वाहिनी का फैली या चौड़े रूप में एक्सपेंडेड बिगनिंग होती है। प्रत्येक मानव किडनी में लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट जो होती हैं नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। किडनी की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो होती है बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो होती है प्रोड्यूस करती है, और जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्य करती है। तो नेफ्रॉन जो होती है बेसिकली दो मेन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। पहला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रीनल कार्पस्कल्स, और दूसरा पार्ट होता है जो कि इससे एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम। तो ये जो है फंक्शनल जो यूनिट मैंने बताया कि किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है नेफ्रॉन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। इनमें माल्पीजियन कैप्सूल से शुरू होकर नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर समाप्त होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार के घटक जो होते हैं पाए जाते हैं। एक तो सिक्रीटरी ट्यूब्यूल या जिसे हम कहते हैं स्रावी नलिका, और दूसरी जो होती है एक्सक्रीटरी पोर्शन या जिसे हम कहते हैं उत्सर्जी भाग। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्रीटरी ट्यूब्यूल या स्रावी नलिका। इसमें बेसिकली जो होते हैं एक डायलेटेड ब्लाइंड एंड जो होता है पाया जाता है। ग्लोमेरुलर अथवा बोमेंस कैप्सूल, जिन्हें हम जॉइंट रूम में सम्मिलित रूप से इसे हम क्या कहते हैं माल्पीजियन कैप्सूल्स जो होते हैं कहते हैं, जो कि इसे हम रीनल कार्पस्कल्स भी कहते हैं। कैप्सूल्स जो होते हैं इनके बाहर की ओर स्रावी नलिका जो होती हैं अत्यधिक कुंचित होकर, कंटोटेड होकर एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रूप ले लेती हैं। इसके पश्चात जो नलिका होती है नीचे की ओर मेडुला में प्रवेश करके द्विवलित होकर पुनः ऊपर की ओर कॉर्टेक्स में आ जाती है, और इस प्रकार ये लूप ऑफ हैनले का पाश का निर्माण करती है। इसमें 3 खंड जो होते हैं, थिक जो होते हैं डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन जो होते हैं थिन सेगमेंट होता है, एक पतला खंड पाया जाता है, और तीसरा जो होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट। तो कुल 3 खंड पाए जाते हैं। एक तो स्थूल अवरोही खंड जिसे हम कहते हैं थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, दूसरा जो होता है पतला खंड जिसे हम कहते हैं थिन सेगमेंट, और तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं थिक
असेंडिंग सेगमेंट या स्थूल आरोही खंड। फिर जो होती है सिक्रीटरी ट्यूब्यूल जो होती है जिसे हम कहते हैं स्रावी नलिका, ये जो होती है मेडुलरी रे से बाहर निकलकर पुनः कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसे जो होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका जो होती है इसके रूप में इसका नाम दिया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रत्येक नेफ्रॉन जो होती है जो कि कैपिलरी नेटवर्क द्वारा घिरी हुई होती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं जो कि ब्रांच नेटवर्क होती हैं, शाखित जाल होती हैं। यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो सेल्स जो होती हैं वो एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज जो कि लैमिना फेनेस्ट्री कहलाता है, जिसमें कि 400 से 900 एंगस्ट्रॉम व्यास के एपर्चर्स या छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र जो होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए बड़े साइज के होते हैं, अतः इसमें अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि 0.1 म्यू एम मोटी होती है, इसको बहते हुए प्लाज्मा से जोड़ते हैं। तो विसरल सरफेस जो होती है जो कि स्पेसिफिक सेल जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स की बनी हुई होती हैं, जिसमें कि असंख्य जो होते हैं पार्ट जिसे हम कहते हैं पैडिसिल पाए जाते हैं। विसरल सरफेस जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, बोमेन्स कैप्सूल की सरफेस होती है। फुट के मध्य भाग जो होता है इसमें स्पेसेस होते हैं जिसमें कि 100 एंगस्ट्रॉम जो कि स्लिट पोर्स जो होते हैं पाए जाते हैं और इन्हीं से फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। तो रीनल कार्पस्कल्स जो होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन एपरेटस ऑफ द नेफ्रॉन, और प्रत्येक कार्पस्कल्स जो होता है जो कि दो मेन एलिमेंट्स ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर दैट इज बोमेन्स कैप्सूल से बना हुआ होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि रीनल आर्टरीज जो होती हैं इनकी ब्रांचेस जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल से बना हुआ होता है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो होता है जो कि ग्लोमेरुलस से घिरा हुआ होता है और बेसिकली दो लेयर होती हैं इसमें, पैराइटल एंड विसरल, जो कि कैविटी जो होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल स्पेस या जिसे हम कहते हैं बोमेन्स या यूरिनरी स्पेस। इधर साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि विसरल लेयर जो होती है जो कि स्पेशल सेल्स जो होती हैं इनकी बनी हुई होती हैं और जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स जो होती है जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को कवर करती हैं। आउटर साइड में पैराइटल लेयर जो होती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है जो कि कंटिन्यूस नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स जो होते हैं जो कि रीनल कार्पस्कल्स में जो होते हैं वैस्कुलर पोल से एंटर करते हैं। किडनी जो कि शरीर का मुख्य स्रावी अंग है, इसकी एक्टिविटी सक्रियता द्वारा प्लाज्मा से पृथक किए जाने वाला द्रव्य क्या होता है, यूरिन कहलाता है। तो ये यूरिन जो होता है इसके निर्माण की क्रिया जो होती है वो 3 प्रोसेस भाग लेती हैं इसमें। पहला होता है ग्लोमेरुलाई द्वारा रक्त प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन। दूसरी प्रोसेस जो होती है जिसमें आवश्यक पदार्थों का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड प्रोसेस जो होती है जिसमें पदार्थों का रक्त से ब्लड से ट्यूबुलर ल्यूमेन में नलिकीय ल्यूमेन में सीक्रीशन। तो आज हम इस समय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है जिसे हम कहते हैं निस्यंदन कोशिका गुच्छ और जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल की सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन से होकर संपन्न होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इनके द्वारा संपन्न होता है। प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक जो होता है एफरेंट आर्टीरियोल द्वारा, जिसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका, तो अभिवाही धमनिका या जिसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल द्वारा रक्त प्राप्त करता है। बदले में ये क्या करता है, अपने रक्त को एक जो होती है इफरेंट आर्टीरियोल में अपवाही धमनिका में विसर्जित करता है। तो ये अपवाही धमनिका जो होती है इसका व्यास या जो कहते हैं कैलिब्रेट जो होता है अभिवाही की अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, और जिसकी वजह से ग्लोमेरुलाई से बाहर निकलने वाले रक्त के प्रवाह में एक रेजिस्टेंस या जो होता है प्रतिरोध जो होता है वो विकसित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लोमेरुलस में लगभग 70 mmHg का एक जो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं GHP उत्पन्न हो जाता है, और लगभग 30 mmHg का ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं BCOP तथा बोमेन्स कैप्सूल में उपस्थित जो होते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं CHP, जिसका मान जो होता है लगभग 20 mmHg होता है, जिसे हम GHP के विपरीत कार्य करता है। तो अतः जो होता है नेट जो होता है फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP जो बेसिकली कितना होता है 20 mmHg। तो रक्त में उपस्थित किसी पदार्थ का मॉलिक्यूलर साइज उस पदार्थ के फिल्ट्रेंट से होकर पारित होने वाली संभावना को निर्धारित करता है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ जो होते हैं रक्त से ब्लड से बोमेन्स कैप्सूल में इफेक्टिव या जिसे हम कहते हैं EFP के कारण फिल्ट्रेशन होता है, और जिसमें कि जल, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड टॉक्सिन्स जो होते हैं ये पदार्थ जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। तो रक्त में जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस जैसे RBCs, WBCs तथा प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं और ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं आते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिक या जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या जिसे हम कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से होकर अनिवार्य जो पदार्थ होते हैं जैसे जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका क्या होता है शरीर में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं संतुलन तथा रक्त की एल्कैलिनिटी या जिसे हम कहते हैं रक्त की क्षारीयता के अनुसरण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है जो कि बोमेन्स कैप्सूल में एकत्रित होने के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की सेल्स में ल्यूमन की ओर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई द्वारा निर्मित एक सुविकसित ब्रश बॉर्डर पाया जाता है।
जबकि इसके विपरीत सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पैकेट होते हैं, संकुलित होती है। तो माइक्रोविलाई जो होते हैं ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट के संपर्क में आने वाले सरफेस रीजन में वृद्धि करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कुछ पदार्थों के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जल जो होते हैं पैसिवली निष्क्रिय रूप से ट्यूबुलर ल्यूमन से एपिथेलियल सेल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सोडियम आयंस, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड्स अंतराकोशिकीय अवकाश में एक्टिव रूप से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सोडियम आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद क्लोराइड आयन जो होते हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, विभवांतर के कारण निष्क्रिय रूप से या जिसे हम कहते हैं पैसिवली डिफ्यूजन द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार गति करते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होती है समीपस्थ नलिका द्वारा पुनः अवशोषित किए गए पदार्थ जो होते हैं, जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी द्वारा रक्त में लौटाए जाते हैं। तो एक सामान्य जो एडल्ट है, एक सामान्य वयस्क में जो क्या होते हैं, बोमन्स कैप्सूल में प्रति मिनट लगभग 120 मिलीलीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट उत्पन्न होता है और इस दर से बनने वाले नेफ्रिक फिल्ट्रेट का आयतन जो होता है प्रति घंटा लगभग 7200 मिलीलीटर होता है। किंतु इसमें क्या होता है, केवल 55 मिलीलीटर प्रति घंटा फिल्ट्रेट जो होता है वो ही यूरिन के साथ में बाहर निकलता है। अतः निश्चित रूप से कि शेष जो होता है फिल्ट्रेट जो होता है, जो कि यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का लगभग 80% जल जो होता है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स द्वारा रीएब्सॉर्ब या जिसे हम कहते हैं पुनः अवशोषित किया जाता है। और ये जो अंश है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्सॉर्प्शन या जिसे हम कहते हैं अविकल्पी जल पुनः अवशोषण कहलाता है, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स या जिसे हम कहते हैं दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका में क्या होता है, पदार्थों का और अधिक सिलेक्टिवली या जिसे हम कहते हैं अधिक चयनात्मक तथा यथार्थ रूप से एक्यूरेटली रेगुलेटेड रीएब्सॉर्प्शन पुनः अवशोषण होता है। यहाँ पर ADH हार्मोन जो होते हैं, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स की परमीबिलिटी में जल हेतु वृद्धि करता है और ये पिट्यूटरी और पीयूष ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स द्वारा किए जाने वाले रीएब्सॉर्प्शन या जिसे हम कहते हैं पुनः अवशोषण को क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव वाटर रीएब्सॉर्प्शन या जिसे हम कहते हैं विकल्पी जल पुनः अवशोषण कहा जाता है। तो रक्त का सामान्य पीएच बनाए रखने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होती है इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस के लिए हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज करती है और इस स्थिति में एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला, स्रावित होने वाला एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। पदार्थों के प्लाज्मा स्तर के सीमा से अधिक बढ़ने पर ये जो होते हैं यूरिन के साथ में बाहर आने लगते हैं और इन्हें हम कहते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस या देहली पदार्थ कहा जाता है।
शरीर के लिए आवश्यक या जिसे हम कहते हैं एफिशिएंटली रीएब्सॉर्ब किए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस या उच्च देहली पदार्थ कहते हैं, जिनमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, विटामिन सी और कुछ सॉल्ट्स आते हैं। कुछ पदार्थ जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और सल्फेट जो होते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं अवशोषित नहीं होते हैं और इन्हें हम कहते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, अदेहली पदार्थ। कुछ जो होते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कुछ निम्न दहली पदार्थ, जिनका कि बहुत कम रीएब्सॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन या जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन, तो नलिकाओं की जो कैपिलरीज होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त से, ब्लड से जो होती हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस तथा फॉरेन मटेरियल को रिमूव करती हैं। ये पदार्थ जो होते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत एक्टिव रूप से ट्रांसपोर्ट तथा सिक्रीट किए जाते हैं। मनुष्य में ट्यूबुलर एपिथेलियम द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले पदार्थ जैसे क्रिएटिनिन, सोडियम, हाइड्रोजन आयंस तथा कुछ औषधियाँ मेडिसिन्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन, कुछ पैरा अमीनो, हिप्यूरिक एसिड्स, ये जो होते हैं। इसके अलावा अमोनिया जो होता है, इसका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।